हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसटी टीवी ग्लोबल पर। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट रजनी और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल पर और हमारे शो पर। आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान, डॉक्टर नेहा खातून। ये एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं। जी हाँ, एक महिला चिकित्सक हैं और आज हमारे साथ शो पर हम इनसे बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी बीमारी के बारे में, बहुत ही खतरनाक बीमारी के बारे में, जिसका नाम है HIV/AIDS। दोस्तों, आज हम डॉक्टर नेहा के साथ चर्चा करेंगे HIV/AIDS पर। हम बहुत सारे सवाल डॉक्टर नेहा से पूछेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे। लेकिन चलिए, सबसे पहले हम डॉक्टर नेहा का स्वागत करते हैं हमारे शो पर एक बार फिर से। डॉक्टर नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसक्यूब टीवी ग्लोबल पर एक बार फिर से। थैंक यू सो मच रजनी, मुझे एक बार फिर से मौका देने के लिए। और आपने जो विषय चुना है वो बहुत ही ज्यादा लोगों को मदद करने के अवेयर लिए करेगा। जी, अवेयर करेगा। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि अगर मुझे ये मौका मिला है HIV से जुड़े स्टिग्मा को तोड़ने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इसके बारे में अवेयर कर पाए और इसके बारे में हम जानकारी दे पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर नेहा। तो हम शुरुआत करते हैं शो की हमारे पहले सवाल के साथ। तो डॉक्टर नेहा, मेरा जो पहला सवाल आपसे है वो ये है कि अगर आप बताएं हमारे दर्शकों को कि HIV है क्या। HIV एक वायरल इन्फेक्शन है। ये एक प्रकार का वायरस होता है जो कि हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। हमारी बॉडी की जो हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको ये इतना कम कर देता है कि हमारी शरीर की जो बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो काफी कम हो जाती है। तो ये एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन होता है। और अगर हम इसे टाइम पे अगर इसका उपचार किया जा सके तो इसे हम एड्स में बदलने से रोक सकते हैं, क्योंकि अगर एक बार यह एड्स में कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद में इंसान के पास में जीवित रहने के लिए ज्यादा समय नहीं बचता है। तो इसमें इसका जो मुख्य कारण होता है HIV का, HIV में किसी इंसान को लक्षण हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन HIV इन्फेक्टेड पर्सन डिपेंड करता है कि उसका वायरल लोड कितना है, उसमें कितना इन्फेक्शन है। वो हमारे बॉडी के जो सफेद रक्त कण होते हैं, स्पेशली जो CD4+ सेल्स जिनको बोलते हैं, उनको अटैक करके हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को कम करता है। यानी बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो काफी कम हो जाती है और उसी की वजह से सारे लक्षण होते हैं। ओके ओके। तो डॉक्टर नेहा, जैसे आपने बताया कि जो HIV के लक्षण होते हैं, तो क्या एक आम आदमी, एक आम इंसान, अगर उसको HIV का वायरस आ जाए उसके शरीर में, तो क्या वो पता लगा सकता है? हाँ, पता लगाने के लिए हमारे पास में HIV टेस्ट होता है, जो कि हमें करवाना चाहिए अगर आपको कोई भी ऐसे लक्षण अपने अंदर नजर आते हैं। इसमें शुरुआती लक्षणों में इसमें फ्लू लाइक इलनेस होता है, जैसे सर्दी जुकाम, जो कि बॉडी का एक नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स बोल सकते हैं हम उसे। इन्फेक्शन के प्रति जो एक नेचुरल रिएक्शन होता है बॉडी का, उसमें शुरू में शुरुआती लक्षणों में सर्दी, खांसी, बुखार, ठंड लगना, रात में पसीना आना या भूख न लगना, मांसपेशियों में दर्द होना या वजन का कम होना, ये सब चीजें हो सकती है। अगर आप और किसी इंसान को अगर ये लक्षण है तो जरूरी नहीं कि वो HIV इन्फेक्टेड है, लेकिन समय पर हमें जानना और जोखिम से बचने के लिए हमें HIV का टेस्ट कराना और चिकित्सक से सलाह लेना जरूरी है। HIV के लिए हम लोग टेस्ट कराते हैं, जो कि हम प्रेगनेंसी में रूटीनली सारी फीमेल्स की स्क्रीनिंग कराते हैं ताकि उनके होने वाले बच्चे को हम HIV संक्रमण से बचा पाए। तो HIV का टेस्ट कराना ही एक मुख्य, जिसको RNA RT-PCR भी बोलते हैं, उसी से हम इसका पता लगा सकते हैं। ओके ओके। डॉक्टर नेहा, साथ ही जैसे आपने बताया कि HIV के जो लक्षण होते हैं वो शुरुआती लक्षण जो है वो सर्दी जुकाम से स्टार्ट होते हैं। तो जब ये लक्षण बढ़ते हैं तो सर्दी जुकाम के बाद और क्या होता है जिसका लोगों को खास ध्यान रखना चाहिए? तो बेसिकली HIV में मुख्यतः 3 स्टेजेस होती है। तो जो एक्यूट स्टेज में जब इन्फेक्शन होता है किसी को, जी। तब उसमें ये सब लक्षण होते हैं जो मैंने अभी आपके सामने बताए। उसके बाद में जो दूसरा स्टेज होता है उसे हम बोलते हैं क्रोनिक HIV इन्फेक्शन। इस स्टेज में इंसान को लक्षण हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और वह बिना उपचार के भी 10 से 15 साल तक इस स्टेज में रह सकता है। बट लेकिन वह इंसान किसी और इंसान को इन्फेक्शन दे सकता है। तो दूसरा स्टेज होता है क्रोनिक इन्फेक्शन, जिसमें ये स्टेज 10 से 15 सालों तक बिना ट्रीटमेंट के भी चल सकता है। इसको लेटेंट स्टेज भी बोल सकते हैं हम लोग। और जो शुरुआती लक्षण होते हैं उसके बाद में क्रोनिक इन्फेक्शन, और तीसरा स्टेज होता है
जिसको हम एड्स बोलते हैं, जो कि फिर काफी सीवियर स्टेज होता है या सीरियस स्टेज बोल सकते हैं, जब हमारी बॉडी में वायरल लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वायरल अपने आप को इतना ज्यादा रेप्लिकेट कर लेता है कि बॉडी में हाई वायरल लोड हो जाता है, शरीर में वायरस का जो संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हाई वायरल लोड होने के कारण जो बॉडी की इम्यूनिटी वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। और जो CD4 सेल काउंट होता है बॉडी में, जो हमें एक बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, जो मेन सेल्स होते हैं जो हमें इम्यूनिटी देते हैं, जिनको हेल्पर टी सेल्स भी बोलते हैं, उनकी संख्या काफी कम हो जाती है। और इस स्टेज को हम एड्स बोलते हैं, जिसमें अच्छा। 200 से भी कम आपका सेल काउंट जा सकता है। और फिर आपको बहुत सारे अवसरवादी इन्फेक्शन है, जिसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बोलते हैं, जिसमें काफी तरह के बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जो कि सिर्फ उन्हीं लोगों में पाए जाते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। वैसे इन्फेक्शन आपको घेरना शुरू कर देते हैं। ओके ओके। तो डॉक्टर नेहा, जैसे आपने HIV के बारे में बताया, तो क्या आप इसको कोरोना से कनेक्ट करके आप थोड़ी और आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं? क्योंकि जैसे कोरोना का वायरस जब शरीर में आता है, क्योंकि कोरोना के बारे में हर कोई जानता है, तो क्या आप उस तरीके से जोड़कर दर्शकों को बता सकते हैं ताकि उन्हें आसानी से और समझ में आए? कोरोना एक बिल्कुल ही अलग संक्रमण है, जो ओके। कि एक कोविड-19 वायरस के कारण होता है। और ये अभी एक नया स्ट्रेन है, जिसे अभी डॉक्टर्स भी इसके बारे में, अभी जो भी रिसर्चर्स हैं या साइंटिस्ट है, वो भी इसके बारे में अभी अभी और रिसर्च कर रहे हैं। इसके बारे में, इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, ये कैसे होता है, कैसे अटैक करता है, उसके बारे में अभी जितनी इंफॉर्मेशन है, उसके हिसाब से अभी ये है कि कोरोना वायरस बेसिकली लंग्स का इन्फ्लेमेशन है। बेसिकली वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है। और वो मतलब हाइजीन मेंटेन नहीं करना या छींकने खांसने या संपर्क में आने के कारण होता है, जिसको कोरोना वायरस इन्फेक्शन है। लेकिन एड्स वायरस या HIV वायरस है, वो बिल्कुल ही अलग तरीके से इन्फेक्शन देता है। मतलब उसके जो फैलने के तरीके हैं और जो कोरोना वायरस के फैलने के तरीके हैं, बिल्कुल अलग है। बिल्कुल ये जो अलग है। है कोरोना वायरस जो है, वो हवा से, छींकने से, खांसने से या संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से या संक्रमित चीज को छूने से फैल सकता है। और बेसिकली ये हमारे जो रेस्पिरेटरी या श्वसन तंत्र है, उसको अफेक्ट करता है। लेकिन जो HIV इन्फेक्शन है, वो हमारी जो सफेद रक्त कण या जो कोशिकाएं होती है, CD4 हेल्पर सेल्स होते हैं, उनको अफेक्ट करता है। ये बॉडी की इम्यूनिटी को कम करता है। ये हवा से या खाने से या पानी से नहीं फैलता है। इसके जो फैलने के तरीके होते हैं, उसमें मुख्यतः जैसे किसी के रक्त से HIV इन्फेक्टेड अगर कोई पर्सन है, उसका अगर रक्त किसी नॉर्मल व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए, या असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा अगर किसी HIV इन्फेक्टेड पर्सन व्यक्ति के साथ में अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति अगर असुरक्षित यौन संबंध बनाता है, या फिर जो इंजेक्टेबल ड्रग यूजर्स होते हैं, जो ड्रग अब्यूज करते हैं, उनके द्वारा, या फिर संक्रमित मां से उसके होने वाले बच्चे को हो सकता है, या संक्रमित मां से बच्चे को स्तनपान कराने से हो सकता है, या फिर हेल्थ वर्कर्स को किसी इन्फेक्टेड पेशेंट के द्वारा हो सकता है। तो मुख्यतः यही इसके जो कारण होते हैं HIV होने की। ओके ये ओके। HIV संक्रमण किसी भी व्यक्ति को, जो HIV इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर हम उसके साथ में खाने से या उसके साथ उठने बैठने से या उसके साथ हाथ मिलाने से नहीं फैलता। ओके ओके। तो डॉक्टर, आपने यहाँ पर एक बात बताई कि जैसे HIV वायरस है, अगर हम अपना खास ध्यान ना रखें, अपनी इम्यूनिटी का ध्यान ना रखें, और अगर अपने खान पान का ध्यान ना रखें, तो वो एड्स उसको एड्स में बदलने में वक्त नहीं लगता, और फिर आपको कोई नहीं बचा सकता अगर वो एड्स में तब्दील हो गया वो वायरस। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, यहाँ पर बहुत लोगों को ये नहीं पता कि HIV वायरस और एड्स ये दोनों अलग अलग हैं। जरूरी नहीं जिसको HIV वायरस हो उसको एड्स ही हो। तो इस बारे में आप जो है हमारे दर्शकों को थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है, जो लोगों को नहीं पता, उसके बारे में थोड़ा क्लियर कर दें। एड्स स्वयं में एक बीमारी नहीं है। एड्स HIV संक्रमण की लास्ट स्टेज है, जिसमें बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी कमजोर हो जाती है कि हमें दूसरे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ये स्टेज तब आती है जब कोई इंसान अपनी दवाइयां ठीक से न ले, या HIV इन्फेक्शन का उपचार टाइम पे न करवाए, और वह 10-15 सालों के बाद में किसी HIV इन्फेक्टेड पर्सन को एड्स होने का खतरा होता है। अगर आपको पहले से भी कोई बीमारियां हैं और दूसरी बीमारियां हैं जिसमें आपकी इम्यूनिटी पहले से ही कमजोर है, तो यह जो समय है ये थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति को HIV है तो उसे एड्स होगा ही। अगर उसने नियमित तौर पर अपनी दवाइयां ली है, अगर उसने ठीक से अपना उपचार करवाया, अगर उसने एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी ली है,
तो हो सकता है कि एड्स वाली स्टेज कभी आए ही ना। ओके ओके। तो डॉक्टर अगर मैं आपसे पूछूं कि एड्स क्या है और एड्स जो है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो आप प्लीज उस बारे में बताएं। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि हम्म बेसिकली एक इम्यूनोसप्रेशन वाला स्टेज होता है जिसमें बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है। तो ये जी। दूसरी बहुत सारी बीमारियों में भी हम ये चीज हो सकती है, जैसे कैंसर है। कैंसर की जब कोई एडवांस स्टेज होती है उसमें भी काफी ज्यादा इम्यूनोसप्रेशन हो सकता है, या हम कोई सी दवाइयां ले रहे हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए या किसी और चीज के ट्रीटमेंट के लिए, उसमें भी इम्यूनोसप्रेशन हो सकता है। तो उसमें भी उसे भी हम एड्स कह सकते हैं। बट बेसिकली HIV को और एड्स को साथ में जोड़कर ही देखा जाता है हमेशा, क्योंकि HIV का जो लास्ट स्टेज होता है वो एड्स होता है, जो कि ट्रीटमेंट नहीं करवाने एक के कारण होता है। अब आजकल जो भी ओके उपचार में प्रगति हुई ओके है और जो अभी अवेयरनेस है, जागरूकता बढ़ गई है, उसके कारण हमें एड्स के जो पेशेंट्स होते हैं वो अभी कम ही देखने को मिलते हैं। ओके। डॉक्टर नेहा, अगला सवाल, HIV को एड्स होने में कितना समय लगा है? HIV को एड्स होने के लिए अमूमन 10 से 15 साल लगते हैं। अगर उस व्यक्ति ने अगर एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी नहीं ली है या उसे पता नहीं है कि उसे HIV का इन्फेक्शन है, तो HIV इन्फेक्टेड पर्सन को एड्स में कन्वर्ट होने में कम से कम 10 से 15 साल लगते हैं, अगर उसे और कोई दूसरे इन्फेक्शन पहले से नहीं है या उसकी इम्यूनिटी पहले ठीक थी तो। ये और दूसरा जो एक फैक्टर होता है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, यानी इसके बहुत सारे कारक होते हैं, जिसमें जी। आपकी बॉडी में वायरल लोड कितना है, आपका CD4 काउंट क्या है, अगर आपने ठीक से एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी लिया है, सही सही समय पर डॉक्टर से सलाह लेकर उपचार लिया है, और अगर आप दवाइयां ले रहे हैं, तो वो जो व्यक्ति है हम उसके जीवन को बहुत लंबा कर सकते हैं और एक HIV इन्फेक्टेड पर्सन भी एक स्वस्थ जीवन जी सकता है। ओके ओके। डॉक्टर नेहा, साथ ही एड्स जो एक महामारी है उसको इतना गंभीर क्यों माना जाता है? एड्स महामारी को इतना गंभीर इसीलिए माना जाता है क्योंकि जैसे एक तरह से ये एक एडवांस्ड स्टेज है, और एडवांस्ड स्टेज में हमारी बॉडी के जो CD4 सेल काउंट है वो इतना ज्यादा कम हो जाता है कि हमें, क्योंकि इसका कोई एक सटीक उपचार तो है नहीं, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपीज वगैरह देकर हम इसको थोड़ा प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, या हम किसी व्यक्ति का जो जीवन है वो उसको स्वस्थ जीवन जीने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी से वायरल लोड जो होता है वो कम होता है, HIV का जो बॉडी में जो रेप्लिकेशन होता है वो थोड़ा धीरे या धीमा हो जाता है, वायरल लोड कम होता है, और जो CD4 काउंट है या हमारी जो इम्यूनिटी है वो इतना जल्दी सप्रेस नहीं होती है। तो अगर ट्रीटमेंट किसी व्यक्ति ने नहीं करवाया है, बिना ट्रीटमेंट के है, और अगर वो एड्स में कन्वर्ट हो गया है, तो उसका जो काउंट है या वायरल बहुत कम हो गया है या वायरल लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तब जाके उसको जो दूसरे इन्फेक्शन है इसमें जैसे TB भी हो सकता है, या कैंसर भी हो सकता है, या दूसरे निमोनिया भी हो सकते हैं, जो या फंगल इन्फेक्शन, जो कि ऐसे इन्फेक्शन व्यक्ति को जो है वो इन्फेक्ट करते हैं, और फिर इनका कोई इलाज बाद में नहीं हो पाता है। तो इतने सारे मल्टीपल इन्फेक्शन की वजह से या इम्यूनोसप्रेशन की वजह से फिर इंसान जो है वो एड्स होने के बाद में 2-3 साल से ज्यादा जीवित नहीं रह पाता है। ओके ओके। तो जैसे ऐसा होता है कि कैंसर जब बहुत खतरनाक स्टेज पर पहुंच जाता है उसके बाद इंसान का बचना नामुमकिन हो जाता है, तो उसी तरह एड्स जो है वो भी इसी तरह का है। उसका भी, एड्स से ग्रस्त इंसान का भी बचना नामुमकिन हो जाता है अगर वो टाइम पर अपना इलाज ना कराएं और अपना ध्यान ना दे तो। क्योंकि एड्स में जो हमारे बॉडी की जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है कि हम जब उसे दवाइयां भी देते हैं इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए, तो वो जो दवाइयां या एंटीबायोटिक्स होती है वो भी इतना ज्यादा अपना काम नहीं कर पाती अगर हमारे पास खुद की इम्यूनिटी नहीं है। ओके ओके। तो इसके बाद डॉक्टर नेहा, अगला सवाल ये है कि सेक्स के माध्यम से संक्रमित होने से कैसे बच सकते हैं? क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कि जो सेक्स है वो एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगी कि एक वे है जिसकी वजह से ये दूसरों में ट्रांसफर होता है और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बन जाता है। और तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि इससे कैसे बचे? इससे बचने के लिए सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि जितने भी यूथ है या जो भी यंग पीपल है, सबसे पहले उनमें अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, और इस विषय में
बातें करना जरूरी है ना। लोगों को जितना ज्यादा इस बारे में नॉलेज होगा, अवेयरनेस होगी, उतना ज्यादा इससे हम लोग बचना संभव होगा। दूसरी बात है, लोगों को सेफ सेफ सेक्स के बारे में बताना या उनको इस बारे में सलाह देना। अगर लोग इसके बारे में जागरूक होंगे और सेफ सेफ सेक्स अपनाएंगे, जैसे कि यौन संबंध बनाते टाइम कॉन्डोम का यूज करना, जो कि हमें दूसरे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है उनसे भी बचाता है, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन अगर किसी को है, दूसरे यौन संक्रमण है, तो उनमें भी एचआईवी का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। तो सबसे पहला तो हो गया कि सुरक्षित यौन संपर्क। दूसरा होता है जो संक्रमित माँ से बच्चे में फैलता है। तो अगर हम सारी गर्भवती महिलाओं का एचआईवी टेस्ट करवाते हैं प्रेगनेंसी में, जिससे कि वो टाइम पे अगर किसी को एचआईवी डिटेक्ट होता है तो वो अपना ट्रीटमेंट ले लें, और उसके बाद में अगर उनका वायरल लोड अगर कम है तो उनके बच्चे में एचआईवी इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज्यादा कम हो जाता है। दूसरा दूसरा जो होता, और इसके अलावा जो चीजें होती है कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स या एक से ज्यादा लोगों के साथ में यौन संबंध बनाना, और दूसरी सेक्सुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे जो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स होते हैं, उनको भी यानी कि सेफ सेक्स अपनाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों में ये ज्यादा पाया जाता है। ओके ओके। तो डॉक्टर नेहा, साथ ही अगला सवाल ये है कि बच्चों और युवाओं में एचआईवी से कैसे, बच्चों और युवाओं को एचआईवी से कैसे बचाया जा सकता है? अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि बच्चों और युवाओं को हम प्रॉपर यानी एजुकेट करके एजुकेट करके ही बचा सकते हैं। इसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस लोगों में फैलाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में खुलकर इस विषय में बात करना है, क्योंकि इससे एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ होता है। लोग इसके बारे में खुलकर बात नहीं करना चाहते, या उसे उन्हें कोई लक्षण है तो वो अपना टेस्ट नहीं करवाना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर किसी को पता चल गया तो उन्हें अलग कर दिया जाएगा या उनके साथ भेदभाव किया जाएगा। तो अगर हमें पता है कि ये चीज किसी संक्रमित व्यक्ति के खून चढ़ाने संक्रमित व्यक्ति का खून चढ़ाने, या जो इंजेक्टेबल ड्रग यूजर्स होते हैं जो ड्रग्स लेते हैं और एक दूसरे के सेज या जो संक्रमित सुई है वो एक दूसरे का साझा कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, उसके द्वारा हो सकता है। या और बच्चों में तो खास तौर पर तो हम प्रेग्नेंट में करें, और यही सब चीजें। ओके ओके। तो नेहा, साथ ही अगला सवाल ये है कि क्या इंजेक्शन से एचआईवी संक्रमण फैल सकता है? इंजेक्शन से एचआईवी संक्रमण फैलने का यही कारण है कि जो अगर हमने किसी संक्रमित व्यक्ति का जो इंजेक्शन है या जो निडल है वो किसी नॉर्मल को अगर यूज किया तो होने का खतरा बढ़ता है। फिर किसी सर्जन या किसी को किसी अगर एचआईवी इन्फेक्टेड पेशेंट का अगर निडल प्रिक हो जाता है तो उसमें एचआईवी संक्रमण का खतरा हो सकता है। तो डॉक्टर नेहा, मेरा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो ये है कि एक बीमारी जो कभी थी ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, लेकिन वो अचानक से एक बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है और एक बहुत बड़ी महामारी का रूप ले लेती है, तो ऐसा कैसे हो जाता है कि एक बीमारी जो पहले तक एग्जिस्ट ही नहीं करती थी वो अचानक से आई और इतनी भयानक बन गई? सबसे पहले जो एचआईवी वायरस है ये मध्य अफ्रीका के एक चिंपैंजी प्रजाति के एक बंदर में ही पाया जाता था, और वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई और ये बंदर से इंसानों में आया है। तो 1800 के दशक में लगभग यह अफ्रीका को इसने इफेक्ट किया। उसके बाद ये 1970 के दशक में यूनाइटेड स्टेट्स में आया, और जो शुरुआती जो मामले थे वह यूनाइटेड स्टेट्स में ही कुछ 5 या 6 लोगों के समूह में कुछ खास तरह के जो लक्षण थे, जब वो लक्षण आए तब बारे में वर्क किया गया, उनके बारे में जब रिसर्च हुआ तभी जाके एचआईवी के बारे में पता चला कि ये जो एक वायरस है जो कि एक खास तरह की प्रजाति के बंदर से इंसानों में सबसे पहले पाया गया है, जो कि पहले इंसानों में एचआईवी वायरस नहीं था। तो ये एक तरह का रेट्रो वायरस है, जो इसके बारे में यूनाइटेड स्टेट्स में जब फर्स्ट जो रिसर्च हुआ उसके बाद में जब इसका नाम दिया गया एचआईवी वायरस, या एक तरह का रेट्रो वायरस होता है। और उसके बाद में वो जो 5 लोग थे उनमें खास तरह के एक इन्फेक्शन हेमोसिस्टिस कैरिनाई
उसके इन्फेक्शन मिले, उसके बाद कुछ तरह के और कुछ खास कुछ 4-5 लोगों के समूह में कर्पोसिस सार्कोमा जिसे कहते हैं, वो भी एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है। ये 1-2 इन्फेक्शन होते हैं जो कि सिर्फ रेयर टाइप के इन्फेक्शन होते हैं, जो तभी किसी इंसान को अफेक्ट करते हैं जब उसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा सप्रेस हो। जब इनके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ, तब जो अमेरिका का जो CDC है, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, तब उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाया इसके बारे में रिसर्च के लिए, और उसके बाद में फिर इंसानों में HIV के बारे में पता चला। और उसके बाद फिर ये जो लो और मिडिल इकोनॉमी वाले कंट्रीज हैं, या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, या हम कह सकते हैं कि अभी भी जो पश्चिमी अफ्रीका है, वहां पर ये सबसे ज्यादा है प्रेवलेंस। ओके ओके। तो इस तरह से ये जो वायरस है, ये इसकी उत्पत्ति हुई और ये ऐसे उत्पन्न हुआ, उसके बाद ये इंसानों में चिंपैंजी से इंसानों में आया और इस तरीके से ये पूरी दुनिया भर में फैला। थैंक यू सो मच डॉक्टर नेहा, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अब इससे लोगों को जानने में और आसानी हुई होगी कि कैसे HIV वायरस जो है वो कैसे पूरे दुनिया भर में फैला और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। तो डॉक्टर नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एसक्यू टीवी पर आने के लिए। आज का ये डिस्कशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, इसका पार्ट 2 आना अभी भी बाकी है। बहुत सारे सवाल हैं जो आपसे पूछने हैं HIV के रिगार्डिंग, HIV एड्स के रिगार्डिंग, हम वो आपसे पूछेंगे और जानकारी लेंगे, लेकिन इसके पार्ट 2 एपिसोड में। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पर आने के लिए। जल्द आपसे मुलाकात होगी पार्ट 2 में। शुक्रिया। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप सभी देखते रहिए एसक्यू टीवी ग्लोबल और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।